तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न MHI 01 का, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पशुचारण खानाबदोशी के प्रसार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, यहाँ पे पशुचारण खानाबदोशी जो शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो गया कि हमारे आदिम समाज में मतलब लोग एक जगह पे नहीं रहते थे। अपने पशुओं के लिए मतलब जो पशु वो लोग पोसते थे अपने घर पे, ठीक है? या फिर अपने साथ जिन पशुओं को रखते थे, जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि सारी जो जानवर हुआ करते हैं, तो उनकी खाना मतलब ढूँढने के लिए उन लोगों को इधर-उधर उनके लिए मतलब पानी की व्यवस्था करना, इन सारी चीज़ों को ढूँढने के लिए वे लोग इधर-उधर घूमते रहते थे। इसलिए उन्हें कहा गया है कि पशुचारण खानाबदोशी, ठीक है? अब कहा गया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ थे, कैसे थे, इन सारी चीज़ों को अब हम लोग नीचे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। आंसर जिस तरह से लिखा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही बेहतर तरीके से जाएगा, ठीक है? तो भूमिका में लिखेंगे कि मानव इतिहास में शिकारी संग्रहकर्ता जीवन से आगे बढ़कर पशुपालन का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मतलब मानव इतिहास का जो शिकारी संग्रहकर्ता जो जीवन था, उससे आगे बढ़कर जब मानव ने अपना जीवन जीना चाहा, तो पशुपालन का विकास आया, ठीक है? कृषि के समानांतर ही पशुपालन भी आरंभ हुआ, पर कुछ समुदायों ने स्थायी खेती के स्थान पर पशुओं के साथ निरंतर भ्रमण करने वाली जीवन पद्धति को अपनाया। मतलब कुछ ऐसे भी समुदाय थे जिन्होंने एक जगह पे रुक कर खेती करने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपनी निरंतर भ्रमण करके हमेशा घूम-घूम कर जीवन पद्धति मतलब अपनी जीने वाली पद्धति को इन्होंने अपनाया। जीवन जीने की पद्धति को अपनाया कि मतलब एक जगह पे नहीं रहेंगे, घूमते हुए अपने जीवन को बिताएँगे। इस प्रकार पशुचारण खानाबदोशी खानाबदोशी का जन्म हुआ। देखिए, पशु मतलब जो पशु होते हैं, चारण मतलब उनके लिए चारा दिया जाता है, ठीक है? तो खानाबदोशी का मतलब इधर-उधर घूमते निरंतर घूमते रहना, घूम-घूम कर उनके लिए खाना इकट्ठा करना। तो इस प्रकार पशुचारण खानाबदोशी का जन्म हुआ। यह व्यवस्था विश्व के विभिन्न घास के मैदानों, मरुस्थलों और पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हुई। अच्छा, अब कहा गया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, तो बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को भूमिका में ये शब्द लिख देना है कि विश्व के विभिन्न जो घास के मैदान थे, वहीं पे पशुओं के लिए चारा मिलेगा। मरुस्थल थे, पर्वतीय क्षेत्रों में भी विकसित हुई थी। जहाँ स्थायी कृषि कठिन थी, जहाँ पर लोग रुक कर कृषि का कार्य नहीं कर सकते थे, वहाँ पे ज़्यादातर लोग घूम-घूम कर अपने इस जीवन पद्धति को जी रहे थे। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में पशुचारण खानाबदोशी के विशिष्ट रूप देखने को मिलते हैं। तो भौगोलिक जो परिस्थिति होती है मतलब अपनी-अपनी जलवायु के कारण और हमारी जो भूमि है, भौगोलिक परिस्थिति मतलब जो हमारी जियोग्राफिकल जो चेंजेस है उसकी वजह से अलग-अलग पशुचारण की जो खानाबदोशी है मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट रूप में देखने को मिलती है। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पशुचारण खानाबदोशी का प्रसार जो हुआ, कैसे वो फैला था, कहाँ-कहाँ पे था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहला है हमारा पॉइंट वाइज़ देखेंगे ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? तो पहला है पश्चिम एशिया में पशुचारण खानाबदोशी, मतलब पश्चिम एशिया में। तो देखिए पश्चिम एशिया को पशुपालन और कृषि दोनों की प्रारंभिक भूमि माना जाता है। मतलब पश्चिम एशिया में ही पशुपालन भी हुआ था और कृषि भी हुआ था, दोनों का प्रारंभिक स्थान यही है। यहाँ भेड़, बकरी और मवेशियों का पालन व्यापक रूप से हुआ। इस क्षेत्र में रहने वाले खानाबदोश समुदाय घास और जल के खोज में निरंतर घूमते रहते थे। मतलब यहाँ पर जो भेड़, बकरी, मवेशी रहते थे, वहाँ पे इनका पालन-पोषण बहुत ही बड़े स्तर पर होने लगा। तो इस प्रकार मतलब इस क्षेत्र में क्या हुआ कि खानाबदोश जो समुदाय था, जो लोग घूम-घूम कर इकट्ठा कर रहे थे, जो लोग थे, समुदाय उनका घास और जल की खोज में निरंतर घूमते रहते थे। पशु ही उनकी संपत्ति थी, उनका भोजन भी था और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी पशु ही थे उस समय के, ठीक है? दूसरा नंबर है मध्य एशिया के घास के मैदान में प्रसार। मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और अज़रबैजान जैसे क्षेत्रों में विशाल घास के मैदान उपलब्ध थे। मतलब ये जो जगह मैंने कहा जैसे कि मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इन सभी जगहों में विशाल घास का मैदान हुआ करता था, फील्ड रहा करता था जहाँ पे बहुत सारे घास लगा रहते थे। यहाँ पशुपालक जो थे, जो पशुओं को पालते थे, खानाबदोश, उनका जीवन का प्रमुख आधार बनी ये सब एरिया में वे लोग रहने लगे। लगभग 3000 वर्ष पहले तक इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग पशुपालन पर ही निर्भर थे। आज से लगभग 3000 साल पहले जो लोग थे वो इसी
क्षेत्र पर निर्भर हुआ करते थे और स्थायी कृषि बहुत सीमित थी। मतलब एक जगह पर कृषि नहीं करते थे, लेकिन पशुचारण की जो पद्धति थी या फिर खानाबदोश वाला जो सिस्टम था, वो ये लोग मतलब 3000 साल पहले इस एरिया में बहुत ज़्यादा तक फैला हुआ था। तीसरा है यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र में पशुपालन। देखिए, यूरेशिया के घास के मैदान में घोड़ा और रेंडियर पालन का विकास हुआ। यूरेशिया के जो घास का मैदान था, वहाँ पे घोड़ा का और रेंडियर पालन का जो विकास हुआ, इन क्षेत्रों के खानाबदोश अत्यंत गतिशील थे और दूर-दराज के इलाकों में विचरण भी करते थे। मतलब इस क्षेत्र के जो व्यक्ति थे, जो इधर-उधर घुमा करते थे अपने पशुओं के लिए खाना ढूँढने के लिए, तो वो बहुत ही दूर-दराज इलाकों में जाया करते थे। यही गतिशीलता उन्हें शक्तिशाली योद्धा समाज में बदल देती थी। मतलब अपने पशुओं के लिए चारण ढूँढते-ढूँढते हुए बहुत ही दुर्गम स्थानों पर जाते थे और इसी वजह से उनमें बहुत ही शक्तिशाली योद्धा जैसी शक्ति उनके मतलब शरीर में दिखाई देती थी और समाज भी पूरी तरह से ऐसे ही बदल गया। दक्षिण एशिया में पशुचारण खानाबदोशी। देखिए, भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रारंभिक काल में आर्य जैसे समुदाय पशुपालक खानाबदोश थे। भारत जो है हमारा दक्षिण एशिया में भी ये लोग थे। तो भारत और हमारा जो देश है भारत, भारत के आसपास बहुत सारे और भी जो देश हैं उसमें प्रारंभिक काल में ही मतलब शुरुआती दौर में ही आर्य लोग जैसे समुदाय, हम लोग आर्य बोलते हैं, मतलब उन लोगों ने अपने आप को आर्य ही कहा था, लेकिन वे लोग थे पशुपालक ही थे, ठीक है। तो जैसे समुदाय पशुपालक खानाबदोश थे और इन सब में गाय, बैल और घोड़े उनके जीवन के केंद्र में थे। मतलब ये लोग बैल, गाय, घोड़ों को अपने जीवन के साथ रखते थे, अपने साथ रखते थे। बाद में इनमें से कई समूह स्थायी कृषि समाज में परिवर्तित हो गया। मतलब आर्य समाज के बहुत सारा ऐसा समुदाय था जो बाद में कृषि समाज में परिवर्तित हो गया। 5वां नंबर है उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में प्रसार। उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में भी बात हो रही है, तो देखिए विश्व के अन्य जगहों की बातें हो रही है, इसलिए हम लोग सभी क्षेत्रों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो भारत के बाद अब हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका के घास के मैदानों में भेड़, बकरी और मवेशी पालने वाले खानाबदोश समुदाय विकसित हुए थे। इस एरिया में विकसित हुए थे ये सब पालने वाले जो खानाबदोश थे। यहाँ पशुपालन केवल आजीविका ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक भी था। यहाँ पे पशुपालन करना केवल अपने जीवन यापन करने के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी था। समाज में एक जो समाज था वहाँ पे उनकी एक प्रतिष्ठा भी थी, उनका एक वैल्यू भी था, उनकी एक इज्जत थी, ठीक है। पशुओं की संख्या से व्यक्ति की हैसियत तय होती थी। एक ऐसा समय था जब भारत में भी ये चीजें हुआ करती थी। पशुओं की जितने आपके पास पशु हैं उसी के हिसाब से आपका समाज में इज्जत भी होता था, ठीक है। अगर बहुत सारे आपके पास पशु हुआ करते थे तो आप बहुत बड़े जमींदार जैसा हो गए। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि आपको मतलब आप बहुत बड़े हैं, ठीक है। बहुत सारे भारत के गांव में भी ये सारी चीजें हुआ करती थी पहले। तो जिनके पास एकदम पशु नहीं है वे लोग समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पे भी वो चीज देखने को मिल रही है उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका में भी। छठा नंबर है अरब और सहारा मरुस्थल में ऊंट पालन। देखिए अरब और सहारा, सहारा हम लोग जानते हैं कि मरुभूमि है और मरुभूमि में ऊंटों की जो विशेषता है वो तो ज्यादातर रहती ही है। तो अरब और सहारा मरुभूमि जो मरुस्थल थे उसमें ऊंट पालने की खानाबदोशी विकसित हुई। ऊंट कम पानी और कम चारे में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जो ऊंट होते हैं वे लोग 6 महीने के बाद भी अगर पानी पीते हैं तब भी वे जिंदा रह सकते हैं। तो ऊंट कम पानी पीते थे और कम चारा खाते थे, लेकिन लंबे समय तक वे लोग जीवित रह सकते थे। इसी कारण ऊंट पालक जितने भी व्यक्ति थे, खानाबदोश थे, उन्होंने मरुस्थलीय व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब मरुस्थल से होकर व्यापार करने की इन्होंने रास्ता बनाया ताकि ऊँटों के सहारे इन सारी चीज़ों को किया जा सके और उनके लिए खाना भी कम दिया जाएगा और पानी की भी इतनी ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 7वां है उत्तरी यूरोप और साइबेरिया में रेंडियर पालन। तो सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उत्तरी होगा, ठीक है। उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के ठंड क्षेत्रों में रेंडियर पालक खानाबदोश समुदाय पाए जाते हैं। मतलब उत्तरी यूरोप में और साइबेरिया में ये रेंडियर पालन के जो खानाबदोश हैं वो पाए जाते हैं। ये समुदाय सभ्यताओं के मुख्य केंद्रों से दूर रहते थे और कठोर जलवायु में भी गतिशील जीवन जीते थे। मतलब ये लोग जो हैं वे जो समुदाय है उनके समुदाय सभ्यताओं के मुख्य केंद्रों से दूर रहते थे। मतलब अपने समुदाय के जो मुख्य केंद्र था उससे हमेशा दूर रहते थे और हमेशा कठिन जलवायु में अपने जीवन को गतिशील रखते थे। मतलब जहाँ पे जिस जलवायु में चलना फिरना मुश्किल है वहाँ पे ये लोग गतिशील रहते थे। 8वां नंबर है अमेरिका की उच्च भूमियों में स्थापित पशुपालन। देखिए अमेरिका के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इलामा और अल्पाका जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। अमेरिका में किन किन पशुओं को बनाया गया? तो इलामा और अल्पाका
पशुओं को पालतू बनाया गया। यहाँ पशुचारण खानाबदोशी सीमित रूप में विकसित हुए। यहाँ पर भी सीमित रूप में शुरुआती दौर में विकसित हुए थे और इससे स्थानीय समाजों को भोजन, वस्त्र और परिवहन की सुविधा भी मिली। ठीक है, आगे है 9 नंबर, खानाबदोश और किसी समाजों का आपसी संबंध। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में खानाबदोश समुदाय कृषि समाजों के संपर्क में रहते थे। विश्व के बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे खानाबदोश जो थे वो कृषि समाजों के संपर्क में रहते थे। वे उत्पादों के बदले अनाज और वे जो पशु उत्पादक थे, उत्पादों के बदले अनाज और अन्य वस्तुओं का विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब हो गया एक चीज को देकर दूसरा चीज लेना। तो वे लोग क्या करते थे, पशु उत्पादों के बदले जो अनाज था और अन्य जो वस्तुएं थी उसका विनिमय करते थे। यह संबंध कभी सहयोगात्मक और कभी संघर्षपूर्ण भी रहता है। मतलब कभी कभी किसी को सहायता भी हो जाती थी इन चीजों से विनिमय करने से, और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि दो लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। इसलिए सहयोगात्मक भी था और संघर्षपूर्ण भी था। 10वां नंबर है ऐतिहासिक प्रभाव और साम्राज्य निर्माण। देखिए, कई क्षेत्रों में पशुपालक खानाबदोशी ने कृषि समाजों पर अधिकार करके राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना की। मतलब ऐसे भी खानाबदोश थे जिन्होंने किसी समाज पर अधिकार कर लिया और उन्हीं के ऊपर अधिकार करने के कारण उन्होंने अपने राज्य बनाए और राज्य के बाद साम्राज्य भी विकसित किया। हूण जो थे, आर्य थे, यूनानी थे और मंगोल जैसे समूह ने विश्व इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया था। तो ये सभी के सभी जो लोग थे इन्होंने पूरे विश्व में इतिहास की एक दिशा को एक नई गहराई के साथ रखा था सभी लोगों के सामने। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पशुचारण खानाबदोशी कोई एक स्थान या काल तक सीमित व्यवस्था नहीं थी। मतलब पशुचारण खानाबदोशी जो है कोई एक ही समय में नहीं हुआ है, सभी अलग अलग समय में हुआ है और एक जगह पर कोई सीमित नहीं था। ठीक है, और मतलब एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि सीमित हो, मतलब छोटे से क्षेत्र में हो। ये बहुत ही विराट थी, बहुत ही विशाल था, बल्कि यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के विभिन्न भागों में भी फैली हुई थी। तो भौगोलिक परिस्थितियों ने इसके स्वरूप को निर्धारित भी किया, परंतु हर क्षेत्र में पशुपालन ने समाज की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति को प्रभावित भी किया। यद्यपि स्थायी कृषि समाज अंततः अधिक सशक्त सिद्ध हुए। अंत में जाकर जो स्थायी कृषि समाज था वही बहुत ही सशक्त हुआ, शक्तिशाली हुआ। फिर भी पशुपालक खानाबदोशी की भूमिका विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी रही है। मतलब जो कृषि समाज था वो अंत में अधिक शक्तिशाली हुआ, उसी को सभी ने अपनाया, लेकिन जो पशुपालक खानाबदोशी की जो भूमिका थी वो भी पूरे विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को लिंक मिलेगा आप लोगों के प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर बाकी सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।